नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। तो हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ का इतिहास हमने पिछली वीडियो में शक्ति कुमार तथा सामंत सिंह तक पढ़ लिया था। कहां तक पढ़ा हमने मेवाड़ का इतिहास? हमने पिछली वीडियो में शक्ति कुमार और सामंत सिंह को पढ़ा था। ये जो दो शासक थे इनको पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में। ठीक है, आज की जो वीडियो है, आज के जिस शासक को हम पढ़ेंगे उनको पढ़ने से पहले इन दोनों शासकों को हमको याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हल्का सा आपको रिकॉल करवा दूं। जब हमने पिछली वीडियो में शक्ति कुमार को पढ़ा तब मैंने आपको बताया था कि साथियों, जो शक्ति कुमार का जो समय है ना, वो मेवाड़ में थोड़ा सा खराब शासनकाल के अंतर्गत आता है। अब क्यों? देखो, शक्ति कुमार के समय एक मालवा का शासक होता है परमार मुंज। ठीक है, तो परमार मुंज मेवाड़ पर आक्रमण करता है। ठीक है सर, इससे क्या होता है? तो शक्ति कुमार का जो समय है ना, वो मेवाड़ में खराब समय में आता है। क्यों आता है? देखो, कारण कि जब परमार मुंज ने आक्रमण किया ना, तो उस समय मेवाड़ की राजधानी थी आहड़। कौन सी राजधानी थी? आहड़। ठीक है, तो आहड़ को इसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आहड़ पर अब अपना अधिकार जता लिया। नागदा पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसने? मुंज ने। तो शक्ति कुमार के समय में पहली बार मेवाड़ के गुहिलों को अपने मूल प्रांत चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा था। किसको छोड़ना पड़ा था? चित्तौड़ को। याद रखना, वापस मैं लाइन दोहराता हूं कि शक्ति कुमार का समय खराब शासनकाल था। थोड़ा सा क्यों खराब था? कि शक्ति कुमार के समय पहली बार मेवाड़ के गुहिलों को अपने मूल प्रांत चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा था। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि परमार मुंज ने आक्रमण किया, आहड़ पर अधिकार किया, नागदा पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर अधिकार किया और तमाम सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो फिर शक्ति कुमार रहेगा कहां? तो शक्ति कुमार यहां से रवाना हो जाते हैं। ठीक है, फिर परमारों का अधिकार जो है, मुंज जो है परमार था। ठीक है, मालवा से थे। तो परमारों का अधिकार लगभग 11वीं शताब्दी तक रहता है। ठीक है, 11वीं शताब्दी तक। बाद में चालुक्य भी आते हैं, चौहान भी आते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े शासनकाल के लिए। उसके बाद में शक्ति कुमार के वंश में दो राजा पैदा होते हैं। एक का नाम है वेरी सिंह, ठीक है, और एक का नाम मिलता है हमें विजय सिंह। तो विजय सिंह तथा वेरी सिंह जो है वह मेवाड़ पर पूर्ण रूप से वापस अधिकार करते हैं। ठीक है, शक्ति कुमार के समय मेवाड़ छूट गया। फिर आते हैं 11वीं शताब्दी में वेरी सिंह तथा विजय सिंह जो है वापस मेवाड़ पर अधिकार करते हैं। ये नागदा पर अधिकार करते हैं, ये आहड़ को अपने अधिकार में लेते हैं, ये चित्तौड़ को अपने अधिकार में लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है पूर्ण रूप से मेवाड़ जो है वापस गुहिलों के हाथ में आ गया है, वेरी सिंह और विजय सिंह के समय। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा सामंत सिंह। किसको पढ़ा? सामंत सिंह। सामंत सिंह की वही बात कि सामंत सिंह के समय जो है कीर्तिपाल चौहान जो है नाडोल का शासक, कीर्तिपाल चौहान तथा पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम हिंदू सम्राट है, अजमेर के शासक, इन दोनों के मध्य अनबन हो गई, मतलब हल्का सा झगड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या करता है कीर्तिपाल चौहान? वो सामंत सिंह पर आक्रमण कर देता है। अब जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सोचेंगे सर रुको, जब कीर्तिपाल चौहान नाडोल का शासक, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, दोनों के मध्य अनबन हुई, मेवाड़ के गुहिल जो सामंत सिंह है वो कहां से आ गए? कहां से आ गए मैं बताता हूं। सामंत सिंह का जो विवाह हुआ था अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की बहन प्रथाबाई के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था सामंत सिंह का विवाह? प्रथाबाई के साथ हुआ था, जो किसकी बहन थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन थी। ठीक है, अब ये हमारे साथ भी होता है। अब कीर्तिपाल चौहान, अजमेर के शासक, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक महाशक्तिशाली शासक, उनके साथ तो ये लड़ नहीं सकता है। तो वो क्या करता है? इनडायरेक्ट दुख देने का योजना रचता है कि अपन डायरेक्ट तो इनको दुख नहीं दे सकते, तो हम सामंत सिंह पर आक्रमण करते हैं। जब सामंत सिंह पर आक्रमण करेंगे तो उनकी बहन कष्ट में आएगी, और बहन कष्ट में आएगी तो भाई तो अपने आप ही आ जाएगा। तो कीर्तिपाल चौहान सामंत सिंह पर आक्रमण करता है और सामंत सिंह को यहां से वापस मेवाड़ खाली करना पड़ गया था, और कीर्तिपाल पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। पहले परमारों के अधिकार था, परमारों ने अधिकार किया शक्ति कुमार के समय। अब सामंत सिंह के समय नाडोल के शासक कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर अधिकार किया। सर ठीक है, कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर अधिकार किया, तो सामंत सिंह कहां गया? देखो, सामंत सिंह गया फिर यहां से वागड़ की तरफ बढ़ा। अब सामंत सिंह को पता है भी यहां अधिकार किया तो दूसरी जगह जाना, तो सामंत सिंह वागड़ की तरफ बढ़ता है। सर वागड़, आज का जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसे वागड़ कहेंगे। ठीक है, तो वागड़ की तरफ बढ़ता है, और वागड़ में उस समय राजा था छौरसिमल।
क्या कौन सा राजा था? उस राजा का नाम था चौरसिमल। ठीक है, तो सामंत सिंह क्या करता है? चौरसिमल को हराता है तथा उसकी राजधानी बड़ौदा, जिसे वज्रपटक कहते हैं, वज्रपटक पर अधिकार करता है तथा वागड़ में 1178 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रखता है। प्रश्न आ जाए, वागड़ में गुहिल वंश की नींव कब रखी गई? 1178 ईस्वी में। वागड़ में गुहिल वंश की नींव किसने रखी? सामंत सिंह ने। क्यों रखी थी? क्योंकि मेवाड़ पर कीर्तिपाल चौहान ने अधिकार कर लिया था। ठीक, तो ये जो थी, हमने पिछली वीडियो में इससे डिटेल में बात की थी, लेकिन हल्का सा ब्रीफ आपको रिकॉल करवाया है, क्योंकि आज का जो शासक है, आज जिस शासक को हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले ये सारी कहानियां अपन को याद होनी चाहिए। ठीक है, अब क्यों याद होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। आज जिस शासक को पढ़ना है उनका नाम है जैत्र सिंह। ठीक है, इनका शासनकाल में लिख रहा हूं, लेकिन याद मत करना, कभी याद मत करना। शासनकाल में कहूंगा कि उनका याद करना, बाकी शासन का 99% कभी पूछेंगे ही नहीं, कभी नहीं पूछेंगे। यदि पूछेंगे तो गिने चुने राजा है जिनके शासनकाल पूछेंगे, वरना किसी के नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं लेकिन याद मत करना। इनका शासनकाल शुरू होता है 1213 ईस्वी से 1252 तक। ठीक है, कब शुरू हुआ? 1213 ईस्वी तथा 1252 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक, देखो, अब मैंने बताया आपको कि जैत्र सिंह के शासनकाल से पहले मेवाड़ पर कीर्तिपाल चौहान, जो एक नाडोल का शासक है, मैंने क्या बताया आपको कि जैत्र सिंह के शासनकाल से पहले जो नाडोल का शासक है कीर्तिपाल चौहान, उसने अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब उसने अधिकार कर लिया, अब राजा बना जैत्र सिंह। अब जैत्र सिंह को पता चला कि नाडोल वालों ने अपने ऊपर अधिकार किया था। जैत्र सिंह को आया गुस्सा। जैत्र सिंह ने कहा कि सेना तैयार करो, अपन कीर्तिपाल पर आक्रमण करेंगे। सेना ने बताया सर कीर्तिपाल है ही नहीं, क्योंकि जब समकालीन राजा मेवाड़ में सामंत सिंह नहीं रहे तो कीर्तिपाल कैसे रहेगा। तो क्या कोई बात नहीं, अभी वर्तमान शासक कौन है? तो क्या नाडोल का शासक, इनको पता चलता है जैत्र सिंह जी को कि वर्तमान में नाडोल का शासक है उदय सिंह। कौन है नाडोल का शासक? उदय सिंह। ठीक है, तो जैत्र सिंह क्या करता है? सेना तैयार करता है तथा नाडोल पर चढ़ाई करता है। चढ़ाई का मतलब हुआ आक्रमण करने जाना। ठीक है, नाडोल पर चढ़ाई करता है। अब ये बात उदय सिंह को पता लगी कि जैत्र सिंह आ रहा है, और ये बहुत पराक्रमी राजा सर जैत्र सिंह, अपने समय के सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक है ये। कौन? जैत्र सिंह। ठीक है, अब जैत्र सिंह गए नाडोल पर आक्रमण करने। उदय सिंह को यह पता लगा कि जैत्र सिंह जी आ रहे भाई अपने ऊपर आक्रमण करने। उदय सिंह की हिम्मत नहीं हुई सर सामना करने की। तो उदय सिंह क्या करता है? उदय सिंह की एक पोत्री होती है। पोत्री का मतलब हुआ पुत्र की पुत्री, पोत्री। ठीक है, उस पोत्री का नाम होता है रूपा देवी। तो पोत्री रूपा देवी का विवाह जो है वह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर देता है। ठीक है, यह ध्यान रखना कि जब जैत्र सिंह नाडोल पर चढ़ाई की तो उदय सिंह अपनी पोत्री जिसका नाम था रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर देता है तथा नाडोल तथा मेवाड़ के मध्य जो है अच्छे संबंध स्थापित करता है। अब प्रश्न कभी घुमा लिया जाए कि सर बताइए कि मेवाड़ और नाडोल के मध्य संघर्ष कब शुरू हुआ? सामंत सिंह के समय। क्यों? कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया। याद रखना, मेवाड़ और नाडोल के मध्य अच्छे संबंध कब स्थापित हुए? जैत्र सिंह के समय। उदय सिंह ने अपनी पोत्री का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर। ये ध्यान रखना, ये कभी कभार ये प्रश्न है, सामान्यतः कभी किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, कभी किसी किताब में नहीं मिलेंगे कि मेवाड़ और नाडोल के मध्य अच्छे संबंध कब स्थापित हुए या संघर्ष कब शुरू हुआ। ठीक है, ये अपन को समझने लायक है, ये टीचर ही बताएगा आपको। ठीक, तो ये हुआ। अब देखो, जैत्र सिंह ने उदय सिंह इतना डर गया जैत्र सिंह के कि वो संधि करनी पड़ी, एक तरह से संधि है। और उसके बाद क्या हुआ? जैत्र सिंह ने एक परमार नरेश था, परमार नरेश देवपाल को भी हराया। नरेश का मतलब हुआ राजा का ये पुत्र होगा। ठीक है, तो देवपाल को हराया। इन दोनों के अलावा भी जैत्र सिंह ने बहुत सारे युद्ध किए जिसमें ये जीता।
अब जो उदय सिंह बड़ा राज्य था सर, नाडोल भी उस समय, ठीक है, और उदय सिंह भी ठीक ठाक था। तो सोचो उस आदमी के, जत्र सिंह के जाने से पहले वो सोच लेता है कि मुझे संधि करनी है, इनसे युद्ध नहीं होगा मेरे से, तो वो आदमी कितना शक्तिशाली होगा। जब इसके पराक्रम की चर्चा चारों तरफ फैल गई सर उस समय कि जत्र सिंह के जाते ही लोग संधि कर लेते हैं, और उस समय बहुत बड़ी सेना थी इनकी, बहुत शक्तिशाली राजा रहे अपने टाइम के, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये बात चारों तरफ फैल गई तो दिल्ली के नाक के नीचे रहते हैं अपन। कहाँ रहते हैं? दिल्ली के नाक के नीचे। अब जो नाक के नीचे जो भी कार्य होगा ना अपन को छुएगा हमेशा, ठीक है, और नाक के नीचे जो भी कार्य होगा उसका जो हमेशा परिणाम है, उस कार्य की जो रणनीति है या क्या कार्य हो रहा है वो हमको सब मालूम होगा। तो उस समय जो है जत्र सिंह की बात जो है, ये पराक्रम की जो चर्चा है दिल्ली पर, दिल्ली के पास भी गई। अब उस समय दिल्ली पे कौन, मैं बताऊं, उस समय दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के बादशाह इल्तुतमिश का अधिकार था। गुलाम वंश के बादशाह इल्तुतमिश, ठीक है। तो उस समय दिल्ली में गुलाम वंश के बादशाह इल्तुतमिश का शासन था। अब ये बात इल्तुतमिश के पास गई कि एक कोई है मेवाड़ का शासक और बहुत जोरदार आदमी है, बहुत तड़ीपाड़ आदमी है, बहुत शक्तिशाली आदमी है, जिसके जाते ही लोग पुत्रियों के विवाह कर देते हैं। वो देवपाल को भी हरा के आया, उदय सिंह को भी हरा के आया, उसको संधि करने पर विवश कर दिया। इल्तुतमिश टेंशन में आ गया बेचारा कि यार, क्योंकि नाक के नीचे है और उस समय कोई भी दिल्ली पर आक्रमण कर लेगा। क्योंकि देखो एक वजह है, मैं आपको बता दूं, यदि कोई भी हमारे भारत में युद्ध हुआ है, यदि कोई भी राजा कहां भी युद्ध करता है, उसका एकमात्र पहला जो कारण होगा, दूसरे कारण हो सकते हैं लेकिन वो बाद में आएंगे। यदि किसी भी युद्ध का मुझे एक कारण बताना हो तो मैं एक ही कहूंगा, साम्राज्य विस्तार नीति। कोई भी राजा चाहेगा कि मेरे साम्राज्य का विस्तार हो, ऐसा कोई राजा नहीं होगा कि जो चाहेगा कि नहीं भाई अपने तो यही ठीक है। नहीं, यदि कोई भी युद्ध होता है तो उसका पहला जो युद्ध का कारण होगा वो यही होगा कि साम्राज्य विस्तार नीति। कौन सा कारण होगा? साम्राज्य विस्तार नीति। हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई ऑप्शन में ना मिले ना तो साम्राज्य विस्तार नीति आंख बनकर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इल्तुतमिश को लगा कि शायद जत्र सिंह का भी यही हो दिमाग में कि अपन को साम्राज्य विस्तार करना है, और कभी सोच ले कि दिल्ली पर आ जाए, तो दिल्ली पर आ गया तो अपन तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत पराक्रमी राजा उस समय के। क्योंकि उस समय एक राज्य का दूसरे राज्य पर आक्रमण होना बहुत आम बात थी। हर राजा चाहता था कि मेरे राज्य का विस्तार हो। और दिल्ली सर बड़ी इमारत, पूरे भारत पर यदि किसी को कब्जा करना है दिल्ली पर करिए, आप कहाँ चिंता है, दिल्ली पर कर लिया, पूरे भारत आपके कब्जे में हो गया। तो कोई भी राजा चाहेगा कि मेरे दिल्ली पर कब्जा हो, ठीक है। और इल्तुतमिश को तो एक शायरी भी आती थी। अब सर कौन सी? कि बुलंदी बड़ी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी बड़ी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। क्या कहा मैंने? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। दिल्ली बहुत बड़ी इमारत है सर, बहुत अच्छी जगह है, तो हर घड़ी खतरे में है। यदि हमारे पास कोई अनोखी चीज है ना तो वो हर समय खतरे में। दिल्ली हमेशा हर समय खतरे में रहा, क्योंकि हर शासक का सपना था कि पूरे भारत पर अधिकार हो, और पूरे भारत पर अधिकार करना है तो सिर्फ मेवाड़ को जीतने से नहीं होगा, सिर्फ अजमेर को जीतने से नहीं होगा, पूरे भारत पर कब्जा करना है तो सर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार करना होगा। इसी कारण आज यदि कोई भी बम विस्फोट भी होता है, यदि कोई भी किसी देश को कब्जा करना है तो वो पहले दिल्ली पर आएगा, ठीक है। तो उस समय भी यही था। तो इल्तुतमिश रात को नींद ही नहीं आए बेचारे को। अब ये सोचे कि क्या करे, तो ये सोचता है कि जत्र सिंह जब आएगा तो सेना लेके आएगा, स्ट्रेटेजी के हिसाब से आएगा, पूरी रणनीति के हिसाब से आएगा। आज कोई भी राजा युद्ध करने जाएगा तो पूरे व्यवस्था करेगा कि यहाँ वहां से तू लड़ना, यहां से मैं लड़ूंगा, इतने समय के बाद मैं जाऊंगा, पहले तुम लड़ोगे, वो ये सारी पूरी स्ट्रेटेजी होती है, पूरी व्यवस्था करके आता है। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि जब वो आदमी यहाँ आएगा तो पूरी रणनीति के साथ आएगा, क्यों ना हम वहीं चले जाए और उसको उसी सीमा के वहीं रखे, उसको हमेशा युद्ध में उलझाए रखे। तो इल्तुतमिश हमेशा यही करता है। क्या करता है मैं आपको बताता हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है इल्तुतमिश और जत्र सिंह की कहानी सर। ये तो जत्र सिंह को है जो भूल गई है अपने भारत, लेकिन इनके जो पराक्रम की चर्चा है सर बहुत बड़ी है। ये अपने समय के सबसे बलवान राजाओं में से, मैं मेवाड़ की भी बात करूं ना,
पूरे मेवाड़ में सबसे मध्यकाल में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा ही है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि जैत्र सिंह के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इल्तुतमिश अब युद्ध करेगा। इल्तुतमिश युद्ध कैसे करेगा इसकी सोचो। इस बंदे ने, इल्तुतमिश ने 1222 से 1229 तक आक्रमण किए सर। कब तक? 1222 से 1229 मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण किया इसने, जैत्र सिंह पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने इसको इतना खौफ था, 7 साल तक जैत्र सिंह को हराने की कोशिश करता रहा, 7 साल तक मेवाड़ पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये अपने कोशिश में कभी भी विजय नहीं कर पाया, अपने कोशिश को कभी भी अंतिम मुकाम तक नहीं ले पाया। और 1222 और 29 मतलब 7 वर्षों तक बहुत सारे युद्ध होते हैं इनके मध्य, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और लगभग सभी युद्धों में जैत्र सिंह विजय होता है। और यदि कोई कहे कि सर मुझे एक युद्ध बताओ, तो मैं एक ही बताऊंगा। इनके मध्य में पढ़ने लायक जो यदि कोई एक युद्ध है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो एक युद्ध है सर। कौन सा? जो युद्ध होता है 1227 में, ठीक है। कुछ किताबें इसको 1228 लिख देती है, लेकिन विकिपीडिया और सबके हिसाब से 1227 ही है, कुछ किताबों में 28 है, ठीक है। कौन सा युद्ध? एक उदयपुर का गांव है जिसका नाम है भूताला गांव, ठीक है। तो जिसे भूताला का युद्ध कहते हैं क्योंकि भूताला के गांव में हुआ ये भूताला गांव में है। और भूताला गांव कहां है? उदयपुर, ठीक है। कब हुआ? 1227 से मतलब 1227 आप मानो, ठीक। अब किनके मध्य हुआ? ये हुआ इल्तुतमिश वर्सेस जैत्र सिंह, ठीक है। इल्तुतमिश तथा जैत्र सिंह के मध्य हुआ भूताला का युद्ध, ये ध्यान रखना। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। किनके मध्य हुआ? इल्तुतमिश तथा जैत्र सिंह के मध्य, ठीक है। इस युद्ध में विजय कौन रहा? तो साथियों, इस युद्ध में विजय वही परिणाम जो 7 सालों तक रहा, जैत्र सिंह। इस युद्ध में सर जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को क्या मार के भगाया है, मतलब बुरी तरह से परास्त कर दिया था सर जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को, ठीक है। अब ये तो बात ठीक है। अब आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता? भाई गुरुजी आप थे क्या उस समय? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन आपको कैसे पता? मैं बताता हूं। उस समय की एक पुस्तक है, ठीक है। इस युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है? तो इस युद्ध की जानकारी एक पुस्तक है जिसका नाम है हम्मीर मद मर्दन। क्या पुस्तक का क्या नाम है? हम्मीर मद मर्दन, ठीक है। पहली बात सर लिखी किसने है? तो ये जो लिखी है वो लिखी है जयसिंह सूरी ने, किसने लिखी है? जयसिंह सूरी ने, ठीक है। तो प्रश्न आ जाए हम्मीर मद मर्दन में किस युद्ध की जानकारी मिलती है? भूताला के युद्ध की। हम्मीर मद मर्दन का लेखक कौन है? राइटर कौन है? रचयिता कौन है? तो जयसिंह सूरी, ठीक है। अब मतलब देखो, मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हम्मीर मद मर्दन का मतलब क्या है? देखो, मद का मतलब होता है घमंड। क्या मतलब होता है? घमंड। और मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। मद का मतलब होता है घमंड, मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। हम्मीर का घमंड तोड़ दिया, इसका मतलब है पुस्तक का। सर रुको, जब युद्ध की जानकारी मिलती है भूताला के युद्ध की, भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश और जैत्र सिंह थे, जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश का घमंड तोड़ा, तब हम्मीर नाम कहां से आ गया भाई? सही बात है, क्योंकि जब दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो दोनों में से एक का नाम आना था। ये हम्मीर कौन है? देखो मैं बताता हूं। हम्मीर जो है ये अपभ्रंश शब्द है। अपभ्रंश का मतलब हुआ जो समय के साथ बदल गया है, इसका जो मूल शब्द है ये नहीं था। तो क्या था सर? इस हम्मीर के जगह जो असली शब्द था वो था अमीर। क्या था? अमीर। और अमीर का मतलब होता है राजा के करीब, राजा के पास या राजा के करीब। जो राजा के पास होता था
जो राजा के करीब होता था उसे अमीर कहते थे, और अमीर का मतलब यहां से इल्तुतमिश से है। किससे है? इल्तुतमिश से। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हमीर मद मर्दन का शाब्दिक अर्थ निकाले तो इल्तुतमिश का घमंड तोड़ दिया। किसने? जैत्र सिंह ने। कैसा घमंड था कि मैं दिल्ली का राजा हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। जैत्र सिंह ने बहुत बार हराया, और इस युद्ध में तो बुरी तरह से हराया था सर इसको। ठीक है, तो हमीर मद मर्दन, इस पुस्तक से भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है। और यह पुस्तक किसने लिखी? जय सिंह सूरी ने। याद रखना। ठीक, याद रखने का तरीका बताऊं? ठीक है, बताता हूं। हमीर 1, मद 2, मर्दन 3। कितने टुकड़े हैं सर? 3 टुकड़े हैं। यहां अलग करो भाई। जय 1 टुकड़ा, सिंह 2 टुकड़ा, सूरी 3 टुकड़ा। हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी 1 2 3, 1 2 3। 3 शब्द यहां है, 3 शब्द यहां है। आंख बंद कर छेपो, कहीं समस्या नहीं है। ठीक है, तो हमीर मद मर्दन की रचयिता कौन है? जय सिंह सूरी। हमीर मद मर्दन से पुताला के युद्ध की जानकारी मिलती है। हमीर मद मर्दन का शाब्दिक करता है, मद का मतलब घमंड, मर्दन का मतलब तोड़ना। इल्तुतमिश का घमंड तोड़ दिया, हमीर मद मर्दन का मतलब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में जैत्र सिंह के 2 सेनापति थे सर, बहुत शक्तिशाली सेनापति। ठीक है, जिनका नाम मिलता है बालक और मदन। बालक और मदन। ठीक है, देखो लिखाने का तात्पर्य यह है कि कभी कभार पूछा गया एक बार, और पूछ भी ले आगे शायद, कि बताइए बालक और मदन किस शासक के सेनापति थे? तो जैत्र सिंह के। हमेशा याद रखना, जो जोड़ा होता है ना वो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो बालक और मदन किसके सेनापति थे? जैत्र सिंह के। बहुत शक्तिशाली सेनापति थे। ठीक है, और जैत्र सिंह ने, गुजरात का राजा था त्रिभुवनपाल, गुजरात के राजा त्रिभुवनपाल को भी जैत्र सिंह ने हराया था। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, अभी जो मैं चीज बताऊंगा ना वो आपको ना तो यूट्यूब पर मिलेगी, ना किसी के कोर्स में मिलेगी, ना ही किसी बुक, ना किसी गाइड में मिलेगी। ठीक है, कौन सी चीज? राजधानियां परिवर्तित हुई, क्यों होती है मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहली जो राजधानी थी वो गुहिल ने रखी थी। ठीक है, नागदा। उसके बाद अल्लट ने आहड़ कर दी, कोई समस्या नहीं थी, अल्लट ने आहड़ कर दी। समस्या कब हुई? आहड़ अल्लट ने की और शक्ति कुमार तक आहड़ थी। मैंने आपको बताया आहड़ थी शक्ति कुमार के समय। मुंज ने आहड़ पर आक्रमण किया, आहड़ को नष्ट कर दिया था। इसी कारण सामंत सिंह के समय राजधानी मैंने बताई आपको नागदा। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि सर नागदा हुई, वापस आपने आहड़ बताया, नागदा बताया। देखो, अल्लट ने आहड़ बनाई, शक्ति कुमार के समय आहड़ थी, लेकिन मुंज ने आहड़ को नष्ट कर दिया। तो राजा को बचने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए, तो राजा वापस चले गए नागदा, अपनी पुरानी राजधानी। तो सामंत सिंह के समय नागदा था, तो कीर्तिपाल चौहान ने नागदा को नष्ट कर दिया, हल्का सा नागदा पर आक्रमण कर दिया, नागदा पर अपना अधिकार कर लिया। जैत्र सिंह के समय भी नागदा ही थी। ठीक है, मैंने आपको बताया, मैंने पिछले वाले पेज में बताया था कि जैत्र सिंह के नागदा पर आक्रमण किया था 7 वर्षों तक इल्तुतमिश ने। आप सोचो कि यार कोई आदमी 7 वर्षों तक आक्रमण करी तो मन जगह केड़ी रहीला भाई, वो जगह कैसी रहेगी 7 वर्षों तक यदि उस जगह पर आक्रमण हो तो? 7 वर्षों तक आक्रमण हुआ, नागदा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया सर। आहड़ पहले हुआ, मुंज ने कर दिया, नागदा इल्तुतमिश ने कर दिया, तो अब क्या करे? मेवाड़ के राजा कहां रहे? तो इसने सोचा कि अपन तीसरी राजधानी नहीं बनाते हैं, तो मेवाड़ के राजाओं ने तीसरी राजधानी जो है इनकी वो बनाई थी चित्तौड़गढ़ को। किसको बनाई? चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, मैं आपको वापस एक बार व्यवस्थित लिखवाऊंगा, प्रश्न आ जाए कि चित्तौड़ को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया? तो जैत्र सिंह ने। किसने बनाया था? जैत्र सिंह ने। ठीक है, अब मैं आपको सारी राजधानी एक बार वापस से रिकॉल करवाता हूं कि किसके समय बनी और किसने बनवाई थी और कौन सी राजधानी, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए। देखो, गुहिलों की प्रथम राजधानी
ठीक है, कुहिलों की दूसरी राजधानी, कुहिलों की तीसरी राजधानी। ठीक है, गुहिलों की जो पहली राजधानी थी साथियों वह थी नागदा। किसने बनाई थी? गुहिल ने। ठीक है, नागदा थी और गुहिल ने बनाई। गुहिलों की दूसरी जो राजधानी थी वो बनाई थी आहड़। ठीक है, किसने बनाई थी? अल्लट ने। ठीक है, अ से अल्लट, अ से आहड़। गुहिलों की जो तीसरी राजधानी है वह चित्तौड़। किसने बनाई? जैत्र सिंह ने। ये याद रखना, प्रश्न आ जाए गुहिलों की प्रथम राजधानी नागदा गुहिल ने बनाई, गुहिलों की दूसरी राजधानी आहड़ अल्लट ने बनाई, गुहिलों की तीसरी राजधानी चित्तौड़ जैत्र सिंह ने बनाई। ठीक है, अब इसके बाद सर क्या नहीं बदलेगी? इसके बाद भी राजधानी बदलेगी। इसके बाद कुंभा के समय राजधानी बदलेगी और बदलकर कुंभलगढ़ हो जाएगी। सांगा के समय वापस चित्तौड़गढ़ हो जाएगी। महाराणा प्रताप के समय तो बहुत सारी राजधानी बदलेगी, चावंड, कुंभलगढ़ वगैरह। ठीक है, उसके बाद में उदय सिंह के समय उदयपुर रहेगी और आजादी तक उदयपुरी रहेगी। ठीक है, तो ये जो थी ये राजधानियां थी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको कहा ना कि मध्यकालीन मेवाड़ के सबसे बेहतरीन राजा है और मेवाड़ के मध्यकाल के सबसे खतरनाक राजा है, बलवान राजा है, शक्तिशाली राजा है। मैं मेरे मुंह से नहीं कहूंगा, मुझे जो तथ्य मिले मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों कहा इनको। ये लिख दिया होगा आपने, इनके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। ये दो लाइन मैं आपको बताता हूं इनके बारे में, फिर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखो, जैत्र सिंह के बारे में इतिहासकार दशरथ शर्मा जो है, ठीक है, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है जैत्र सिंह का शासनकाल। ठीक है, और साथ में मेवाड़ में नव शक्ति संचार का काल माना जाता है जैत्र सिंह का समय। ठीक है, और ओझा भी लिखता है सर, ओझा लिखता है जैत्र सिंह के बारे में कि दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के सुल्तानों के समय दिल्ली में गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे शक्तिशाली और सबसे बलवान राजा यदि कोई है तो वह जैत्र सिंह है। कौन है वह राजा? जैत्र सिंह है, जिसके वीरता की प्रशंसा स्वयं विपक्षियों ने भी की। ये जो लाइनें है सर बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। स्टेटमेंट में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है,
मैं आपको कंबाइन करके वापस बताता हूं। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार जयद्रथ सिंह का जो शासनकाल है मेवाड़ में मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है तथा साथ में ही जयद्रथ सिंह का समय मेवाड़ में नव शक्ति संचार का काल माना जाता है। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ओझा लिखता है जयद्रथ सिंह के बारे में कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावी, सबसे बलवान राजा यदि कोई है तो वह जयद्रथ सिंह है, जिसके वीरता की प्रशंसा स्वयं उसके विपक्षियों ने भी की। सर क्या कहा मैंने? इनके जो वीरता की प्रशंसा है इनके विपक्षियों ने की, जयद्रथ सिंह की प्रशंसा इसके विपक्षियों ने भी की। ठीक है, ये कौन कहता है सर? ओझा लिखता है। ठीक है, और दशरथ शर्मा। ये आपसे साधारण तो नहीं पूछे जाते लेकिन ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, यह याद करना कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है किसका समय? जयद्रथ सिंह का समय। किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट से कभी पूछा जाता है कि निम्न पंक्ति किसके लिए कही गई है या किसने कही है। ठीक, तो ये था जयद्रथ सिंह के बारे में जो भी समस्त जानकारी थी मैंने आपको बता दी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।